जय हिंद दोस्तों। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। 2500 क्वेश्चंस कराने का जो वादा है वह कंप्लीट किया जाएगा। आपने अगर ऐसे ही साथ देते रहे तो 50 क्वेश्चन हमने कल देख लिए थे। आज दूसरा वीडियो इस सीरीज का है। टाइमर चलता रहता है, आपको 50 क्वेश्चन एक वीडियो में मिलते हैं और ऐसे करके हम 50 वीडियो बना लेंगे जिससे 2500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 51वां क्वेश्चन। टाइमर यहाँ पे चालू हो गया है, पढ़िए और विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, मौलिक अधिकार भाग 4 में दिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा संरक्षित है। सभी अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। केवल 1 और 2 सही हैं। केवल 1 और 3 सही है या सभी कथन सही हैं। क्या मौलिक अधिकार भाग 4 में दिए गए हैं? ये भाग 4 में ना देकर भाग 3 में दिए हुए हैं, ये आपको पता होगा। तो जैसे ही आप इसको कट करते हैं ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है और ऑप्शन आपका बी वाला सही मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 to 17 तक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। कथन 3, समान वेतन अनुच्छेद 15 में दिया गया है। आज मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य पर क्वेश्चन है 50। अगर आप 2500 क्वेश्चन कर लेंगे, पॉलिटी के, फिर हिस्ट्री के, जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, यूपी स्पेशल भी, करंट अफेयर्स भी, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जाम देने जा पाओगे। तो इसका ऑप्शन सही होना चाहिए केवल 2, क्योंकि ये 14 से 17 तक नहीं बल्कि 14 से 18 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में समान वेतन की बात नहीं की गई है। इसमें की गई है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात अवश्य की गई है। प्रश्न नंबर 53, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, धार्मिक स्वतंत्रता केवल नागरिकों को मिलती है। यह अनुच्छेद 25 से 28 में दी गई है। इसमें धर्म का प्रचार भी शामिल है। सही विकल्प का चुनाव करना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या सभी कथन सही हैं। तो इसमें जो आंसर होगा वह होगा डी, सभी कथन सही हैं, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता केवल नागरिकों को मिली हुई है। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक दी गई है, तो इसमें धर्म का प्रचार करना भी शामिल है। फिफ्टी 54 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट ही आपके बताएंगे कि हम 2500 तक की यात्रा तय करेंगे या नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 42वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। सही विकल्प का चुनाव करना है। केवल 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है या सभी कथन सही हैं। जी हाँ, तो इसका दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा ए वाला। ये 42वां संविधान संशोधन नहीं था बल्कि कितनावा था? 44वां संविधान संशोधन था। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए 55 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 33 को डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह न्याय प्राप्ति का मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की जा सकती है। सही विकल्प चुनिए। 1 और 2, 2 और 3
1 और 3 सभी कथन। इस सीरीज से आपका रिवीजन जो है वह भी अच्छे से हो जाएगा। आगे चलकर एक दिन में 2-2 वीडियो भी मिल जाए। तो इसका आंसर होना चाहिए बी वाला 2 और 3। पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 33 नहीं, अनुच्छेद संख्या 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने कहा था। तो आप बताइए कमेंट में, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा था? 56 नंबर आपके स्क्रीन पर और समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। सही विकल्प चुनिए। 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही है, सभी कथन सही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर सही होगा डी, सभी कथन सही हैं। 19 भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 19 में और भी कई स्वतंत्रताएं हैं, उनके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई का अधिकार भी शायद, जहां तक मैं सही हूँ, आर्टिकल 19 में ही दिया गया है। स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्वतंत्र हैं, जो चाहो वो करोगे, ऐसा नहीं है। उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर, समय शुरू होता है अब। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कथन 2, यह अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलता है। कथन 3, इसमें न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शब्द है। सही विकल्प चुनना है। केवल 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, या सभी कथन सही हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो तीसरा वाला है वह गलत है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार जो शब्द है वह इसमें नहीं लिखा गया है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलता है, चाहे वह भारत के नागरिक हो या ना हो। कुछ अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिले हैं, फिर वह 15 हो, 16 हो, 19 हो, 29 हो या 30 हो। आर्टिकल 21 भी बहुत महत्वपूर्ण है और 19 भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए 58 पे चलते हैं, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है, अनुच्छेद 15 में लिंग आधारित भेदभाव का निषेध है। कथन 2 कह रहा है, इसमें राज्य द्वारा भेदभाव को रोका गया है। 3 कह रहा है, यह केवल सार्वजनिक स्थानों पर लागू होता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं, या सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। 1 और 2 तो सही हैं, लेकिन तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह केवल सार्वजनिक स्थानों पर लागू नहीं होता है, बल्कि हर जगह लागू होता है। कहीं भी लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी को रोकता है। यह केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है। यह मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। सही विकल्प का चुनाव करना है। अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर होगा सी। 1 सही है, 3 सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ लिखा है यह केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है, जबकि ऐसा सिर्फ केंद्र सरकार पर थोड़ी लागू होगा। जो भी गलत काम करेगा वह इसके घेरे में आएगा। प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जाएगा। यह केवल निजी क्षेत्र पर लागू होता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता। यह केवल निजी क्षेत्रों पर लागू होता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे ही आपका दिमाग जो है वह समझ पाएगा कहाँ गलती हो सकती है। तो आप देखते हैं, मैं सर्किल करता रहता हूँ, कहीं ना कहीं जहाँ पे गलती होने की संभावना है वहाँ मैं सर्किल बना देता हूँ, या लाइट खींच देता हूँ, या हाईलाइट करता हूँ, जिससे मैं पढ़ता चलूँ तो बात को समझ में आए कि यहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, आप भी ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर दिया करिए। प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। कथन 2, यह केवल नागरिकों पर ही लागू होता है। नंबर 3, यह सभी सरकारी नीतियों को समान बनाता है। जिन्होंने अच्छे से मौलिक अधिकार पढ़े हुए हैं उनको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो रहे होंगे, आप फंसेंगे नहीं। कई जगह ट्रैप लगाए गए हैं आपको फंसाने के लिए, तो उनसे बचते हुए चलिएगा। और दोस्तों तक पहुंचा भी दीजिए कि फ्री में 2500 क्वेश्चन आज के समय में कोई नहीं करा रहा होगा पूरे भारत में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो इसका आंसर सी सही है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 14 जो है वह केवल नागरिकों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि नागरिक हो या विदेशी लोग जो भी हैं सब पर ये लागू होगा। सभी सरकारी नीतियों को समान बनाता है। अगर सभी सरकारी नीतियां समान हो जाएंगी तो जो गरीबों को अनाज मिलता है, या 80 करोड़ कहा जाता है लोगों को अनाज मिलता है, बस सबको मिलना चाहिए था। जो उज्ज्वला योजना को सिलेंडर मिला था वो सबको मिलना चाहिए था, अगर सभी सरकारी नीतियां समान होती तो। चलिए 62 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। अनुच्छेद 16 में समान रोजगार का अधिकार दिया गया है। इसमें आरक्षण की व्यवस्था भी दी गई है। यह अनुच्छेद निजी क्षेत्रों में भी लागू होता है। कौन से विकल्प सही होंगे? इसका आंसर होना चाहिए ए। पहला सही है, क्योंकि अनुच्छेद 16 में समान रोजगार का अधिकार दिया गया है। आप जानते हैं आरक्षण भी लागू होता है। यह अनुच्छेद निजी क्षेत्रों में लागू होता है। अगर निजी क्षेत्रों में लागू होता तो जितनी भी प्राइवेट जगह हैं वहां भी आरक्षण होता, लेकिन आप जानते हैं वहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। और अनुच्छेद 16 शायद आरओ एआरओ में पूछा भी गया था, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। आरओ एआरओ के पेपर में जो 2023 का री एग्जाम हुआ था उसमें अनुच्छेद 16 को पूछा भी गया था। 16.1 शायद था या 15 था, कौन सा था आप क्लियर करिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। प्रश्न 63 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 18 उपाधियों पर रोक लगाता है। भारत सरकार भारत रत्न जैसे अलंकरण दे सकती है। डॉक्टर जैसी उपाधियां भी प्रतिबंधित हैं। ढंग से पढ़िएगा क्वेश्चन। समझ गए? तो इसका आंसर एक सही है, सॉरी ए सही है। 18 उपाधियों पर रोक लगाता है। भारत सरकार भारत रत्न देती है। डॉक्टर जैसी उपाधियां प्रतिबंधित हैं, ऐसा गलत है। अगर डॉक्टर जैसी उपाधियां प्रतिबंधित होती तो इतने लोग डॉक्टर लगाकर घूम रहे हैं तो कैसे लगाते? आपको क्या याद रखना है, भारत सरकार भारत रत्न जैसे अलंकरण दे सकती है। इस पर एक केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा केस है जिसमें ये डिस्कस हुआ था कि क्या भारत रत्न अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि है या नहीं, या जो भी पद्मश्री पद्म विभूषण या पद्म भूषण है वह भी उपाधियां हैं कि नहीं। तो ये एससी का जो केस था वह भी आपको पता होना चाहिए, यह भी पूछा जा सकता है। 64 क्वेश्चन। समय शुरू होता है अब। 2500 में सारे सब्जेक्ट, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मिलेगा। आपका प्यार अगर मिलता रहेगा तो हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। ये कलेक्ट करके 3-4 घंटे लगते हैं तब वीडियो आप तक पहुंचता है हर एक चीज़ पे। आप इसमें बहुत कम
स्पेलिंग मिस्टेक भी देखेंगे, क्योंकि मेहनत के साथ चेक की जाती है चीज़ें, फिर आप तक पहुँचाई जाती हैं। कोई भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा, मानव है, मानव से गलती हो ही जाती है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार केवल धर्म प्रचार तक सीमित है। इसमें पूजा पद्धति की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो इसमें आंसर होना चाहिए 1 और 3। बी गलत है, सॉरी 2 गलत है। यह अधिकार केवल धर्म प्रचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें और भी अधिकार हैं। आप अभी जाकर मौलिक अधिकार को रिवाइज करिएगा, क्या क्या इसमें दिया गया है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न 65 पे। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्रता देता है। यह केवल पंजीकृत संस्थाओं पर लागू होता है। इसमें धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन भी शामिल है। सही विकल्प का चुनाव करना है। अगले वीडियो से आपको यहाँ पर गलत विकल्प का चुनाव करने वाले प्रश्न भी मिलने लगेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए सी वाला। 1 और 3 सही है, दूसरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल लग गया, या केवल पंजीकृत संस्थाओं पर लागू नहीं होता है, बल्कि सभी धार्मिक संस्थाओं पर लागू होना चाहिए। 66 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा को नियंत्रित करता है। राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तीसरा कह रहा है यह निजी संस्थानों पर लागू नहीं होता है। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सही हैं। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा को नियंत्रित किया जाता है। राज्य वित्त पोषित जो संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आप किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा देते हुए नहीं पाए जाएंगे। या निजी संस्थानों पर लागू नहीं होता है, ये सही बात है। चलिए 67 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। यह भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है, या केवल अनुसूचित जातियों पर लागू होता है। आसान क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसका आंसर। 1 और 2 सही होगा। अनुच्छेद 29 जो है वह सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। भाषाई और धार्मिक दोनों तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कथन जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है, फंसा सकता है। या भाषा और धार्मिक दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट है तो ये केवल अनुसूचित जातियों पर लागू कैसे हो सकता है? तो अपने आप दिमाग लगाकर तीसरा स्टेटमेंट गलत किया जा सकता था। प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। समय शुरू हो चुका है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए हम आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कराने की जो प्रैक्टिस है वह करा रहे हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें सरकारी सहायता प्राप्त करना भी शामिल है, या केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। अभी हमने पीछे बताया था कि सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि धार्मिक के साथ साथ भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं। 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता देता है। ये अनुच्छेद 29 नहीं है, इसलिए पहला कथन भी गलत है, तीसरा भी गलत है, सिर्फ कथन 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार की रिट का प्रावधान है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को लागू करता है। सबको पता है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार देता है। अभी ऊपर देख कर आया, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
संविधान की आत्मा कहा करते थे। तो ये ए सही है। इसमें 5 प्रकार की रेट हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परमादेश, उत्प्रेषण, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, रिट से भी क्वेश्चन आते हैं, वह भी यहाँ आपको अभी आगे मिल जाएंगी, उसके भी क्वेश्चन लगे हुए हैं। क्या अनुच्छेद राष्ट्रपति को लागू करता है? ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे रिट वाले क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। रिटें केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। रिटें केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। रिट केवल भारतीय नागरिकों के लिए होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, रिट व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय 32 आर्टिकल के अंतर्गत जो भी पढ़े थे, जिसको बी आर अम्बेडकर साहब ने आत्मा कहा है संविधान की, उसमें है। उच्च न्यायालय वाली आप बताइएगा किस आर्टिकल में उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? इसका आंसर होना चाहिए सी, 1 और 3। दूसरा गलत है, क्योंकि यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण उत्प्रेषण जो मैंने बोले, उसकी आप इंग्लिश भी याद रखा करिए। कई बार वो इंग्लिश को ही हिंदी में कन्वर्ट करके हैबियस कॉर्पस लिख देता है, तो हिंदी वहां नहीं मिल सकती है, तो इंग्लिश में भी याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। इनका स्रोत अमेरिकी संविधान है। भारत में मौलिक अधिकार निरंकुश हैं। निरंकुश अभी ऊपर बताया था हमने, निरंकुश का मतलब क्या होता है? क्या ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, इन्हें रोका जा सकता है। तो इसका आंसर केवल 2 सही है, न पहला गलत है न दूसरा। न पहला सही है न दूसरा सही है, सॉरी, न पहला सही है न तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है। मौलिक अधिकार जो है वह हमने अमेरिकी संविधान से लिए हैं, ना कि ब्रिटिश संविधान से। भारत में मौलिक अधिकार निरंकुश है, यह भी गलत है। 72, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 21 एक शिक्षा का अधिकार देता है। यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 21A। तो इसमें अगर देखें तो सभी कथन सही हैं। 21A बाद को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। और 86वां संविधान संशोधन, इसका ईयर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2002 था, 2003 था या 2001 था। 73, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, संविधान मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं कर सकता। संविधान मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा इन्हें सीमित कर सकती है। संसद संविधान संशोधन द्वारा इन्हें सीमित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। बुनियादी ढांचा बदला नहीं जा सकता। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही थी? तो 20 का आंसर सही है। 2 और 3, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया, उसमें समय समय पर बताता रहता है कि क्या बुनियादी ढांचा है। संसद संविधान संशोधन द्वारा इन्हें सीमित कर सकती है, अवश्य कर सकती है। संविधान मौलिक अधिकारों को निरस्त कर नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा है, उसको संसद कुछ नहीं कर सकती, बाकी संसद संविधान में सब कुछ कर सकती है। बस बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर क्या है समय समय पर बताया है, आगे भी बताते रहेंगे। 74 आपके स्क्रीन पर। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राष्ट्रपति शासन में भी चुनौती योग्य है। अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो और मौलिक अधिकार हनन हो रहा हो तो क्या ये चुनौती योग्य है? जैसे मान लो किसी देश से युद्ध हो रहा हो भारत का, और या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो और आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो क्या ये चुनौती योग्य है कि नहीं,
जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, नया क्वेश्चन बन सकता है। आपातकाल में कुछ अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, सभी कथन सही हैं। मौलिक अधिकार का उल्लंघन राष्ट्रपति शासन में भी चुनौती योग्य है। एक लाइन में कहें तो मौलिक अधिकार कभी भी चुनौती योग्य ही रहते हैं। मौलिक अधिकार हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकते। आपातकाल में कुछ अधिकार निलंबित अवश्य हो जाते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 21 कभी निलंबित नहीं होता और 21 के साथ एक और आर्टिकल है जो कभी निलंबित नहीं हो सकता, वह भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो निलंबित नहीं होते। 75 नंबर क्वेश्चन, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार देता है। इनमें यात्रा, निवास, संगठनों की स्वतंत्रता शामिल है या सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है। आपको पता है देश में कहीं भी निवास करना हो, यात्रा करनी हो, वह आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। लेकिन विदेशों की यात्रा आर्टिकल 19 के अंतर्गत नहीं आती, वह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती है। पहला सही है क्योंकि लिखा है 19 केवल भारतीयों को मिला हुआ है। यस, केवल भारतीयों को मिला हुआ है। यात्रा, निवास, संगठन, स्वतंत्रता, यह सब 19 में है। मैंने पहले बोला 19 आर्टिकल आप विस्तार से पढ़ें और 21 आर्टिकल आप विस्तार से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है? नहीं, सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता तो यहाँ पे ये क्यों लिखा होता कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 76 हमने 50 में से 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आप कमेंट में बताकर जाइएगा कि 50 में कितने सही हुए हैं। कल वाली वीडियो भी देख कर आए अगर आप नए हैं तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। कथन 2, यह अधिकार स्वतः संज्ञान द्वारा भी लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सो मोटो ले लेती है कि कहीं गड़बड़ हो रहा है तो हम खुद से बात को अपने तक मंगवा कर उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। केवल उच्च न्यायालय में ही याचिका दायर की जा सकती है। मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर क्या केवल उच्च न्यायालय में ही अधिकार है? नहीं। तो पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। केवल उच्च न्यायालय नहीं, आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पर। प्रश्न 77, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी मौलिक अधिकारों पर न्यायिक समीक्षा संभव है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संसद के किसी भी कानून को मौलिक अधिकार के विरुद्ध होने पर रद्द किया जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर होगा सभी कथन सही हैं। सभी मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा संभव है। यस, न्यायिक समीक्षा की सर्वोच्च अगर शक्ति देखी जाए सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। संसद के किसी भी कानून को मौलिक अधिकार के विरुद्ध होने पर रद्द किया जा सकता है। आप जानते हैं कई ऐसे कानून बनाए जाते हैं या कई ऐसी चीजें आती हैं संसद में जिसका न्यायालय के द्वारा चेक किया जाता है कि संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। अगर संविधान के हिसाब से सही है तब तो ठीक, वरना उतना पार्ट हटा दिया जाएगा और उस पार्ट की वजह से पूरा पार्ट ही हटाना पड़ रहा है तो पूरा पार्ट हटाया जाएगा, लेकिन संविधान के विरुद्ध काम नहीं होगा, चाहे वह मौलिक अधिकार हो या और कोई चीज हो। ये जांच कौन करता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। समय शुरू होता है अब आपके 78 नंबर क्वेश्चन के लिए। रिट है को वारंटो, ऐसे ही लिख के आएगा, कई बार हिंदी में नहीं लिख के आएगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिए, हिंदी के साथ इंग्लिश में भी रिट याद करके रखिए। को वारंटो का प्रयोग पद पर अधिकार की जांच के लिए होता है। मैंडमस सरकारी कर्तव्यों को पूरा करवाने के लिए होता है। सर्टियोरी आदेश रद्द करने के लिए होता है। हर्बेस कॉर्पस हम पहले ही देख कर आ चुके हैं क्वेश्चन में। को वारंटो, मैंडमस, तो इसका आंसर सभी सही है। अगर आपने पढ़े नहीं है तो यही याद कर लो। को वारंटो प्रयोग पद पर अधिकार जांच के लिए होता है।
मैंडेमस सरकारी कर्तव्यों को पूरा करवाने के लिए होता है। हाल फिलहाल में किसी पेपर में पूछा भी गया है, शायद यूपीएससी ने पूछा या आरओ ने पूछा या किसी ने पूछा है। और ये आदेश रद्द करने के लिए होता है कि आदेश अपना रद्द करिए। ये पूछा गया था कि सिर्फ सरकारी व्यक्तियों के लिए होता है या आम नागरिकों के लिए होता है या नया अधीनस्थ न्यायालय के लिए होता है। ये रिट में आपको याद करने वाली चीजें हैं। 79 समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर लेते हैं विचार। सभी मौलिक अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं। इनके लिए किसी अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती है। संसद इन्हें संशोधित नहीं कर सकती। मेन उद्देश्य 2500 क्वेश्चन का ये है कि आपकी तैयारी में टेस्ट के साथ साथ रिवीजन भी हो जाए, आप सब कुछ रिवाइज कर लें। हर एक जगह से क्वेश्चन बना लिया जाता है, जो कोई कोना छूटे ना। उम्मीद यही की जाती है कि सारा कुछ आप तक पहुंचा दिया जाए रिवाइज होने के नाते। पहला सही है, दूसरा सही है, अधिनियम की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप मिल गए हैं। संसद इन्हें संशोधित नहीं कर सकती। अगर ऐसा था तो संपत्ति का अधिकार जो है वह यहाँ से निकाल कर 301 में 300 ए में शायद डाला गया है, वहां क्यों पहुंच गया समझ रहे हो आप। 300 ए है या 300 खाली है, जो भी है आप बताइएगा। लेकिन अगर संशोधित नहीं कर सकती थी तो वह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, कैसे हो सकता था संभव। 80 नंबर क्वेश्चन। समय शुरू होता है अब। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। केवल वही मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जो संविधान से संबंधित हो। अनुच्छेद 131 इसके लिए प्रयुक्त होता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। केवल वही न्यायालय में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में, जो संविधान से संबंधित है। 131 इसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर केवल एक सही है। केवल वही न्यायालय में जाएंगे जो संविधान से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे 31 जो लिखा है ना, 131, वो 131 ही गलत है। 131 नहीं होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, वहां 131 कहाँ से आ गया। प्रश्न 81 आपके स्क्रीन पर। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों लागू होते हैं। यह अंग्रेजी और अमेरिकी मॉडल का मिश्रण है। यह अनुच्छेद 15 में दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका आंसर होना चाहिए ए। एक सही है, दो सही है, तीसरा गलत है क्योंकि यह अनुच्छेद 15 में नहीं दिया गया है, बल्कि किस अनुच्छेद में है ये आप बताइएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों इंपॉर्टेंट है। एक ब्रिटिश से लिया गया है जिसे यहाँ पर अंग्रेजी लिखा गया है, और एक अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से, जिसे अमेरिकी मॉडल लिखा गया है। तो ब्रिटिश और अमेरिकी मॉडल से एक एक चीज ली गई है, आपने पढ़ा होगा। 82 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अनुच्छेद 21 में मैंने बहुत बार बताया, फिर बता दूं, बहुत कुछ लिखा गया है, न्यायालय के द्वारा बहुत कुछ कहा गया है, वह सब आपको याद रखना है। सोने का अधिकार भी आता है अनुच्छेद 21 के तहत, तो वह लिस्ट और अनुच्छेद 19 की लिस्ट दोनों आपको पता होनी चाहिए। यह 2017 के एक ऐतिहासिक फैसले में मान्यता प्राप्त हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी यह मौलिक अधिकार नहीं है। समय बंद करते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है। अगर यह मौलिक अधिकार नहीं है तो ये अनुच्छेद 21 में क्या कर रहा है। या तो कथन एक सही होता है या तीन सही होता है, तो तीन गलत है, कथन एक सही है। अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताया गया है, संसद ने नहीं बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया। किस केस में बताया ये भी बताइएगा। चलिए 83 क्वेश्चन। समय शुरू होता है अब। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध व्यक्ति को संरक्षण देता है। इसमें दोबारा सजा नहीं देने का अधिकार शामिल है। एक बार आपने किसी को सजा दे दी, दोबारा पता चला अरे ये तो ऐसा भी था, तो आप दोबारा सजा उसी कांड के लिए नहीं दे सकते। यह पूर्व प्रभावी दंड को रोकता है। पूर्व प्रभावी आपने पढ़ा होगा, रेट्रोस्पेक्टिव। तो इसका आंसर होना चाहिए
सभी कथन सही हैं। अनुच्छेद 20 में दोषसिद्धि से संरक्षण है, दोबारा सजा नहीं देने का अधिकार है, व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, आप उससे खुद नहीं कह सकते कि तुम ही बताओ, आपको कुछ ना कुछ सबूत अवश्य प्रूव अवश्य करना पड़ेगा किसी और तरीके से। तीसरा वाला भी सही है। 84 समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैंने फिर बोला 21 बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। राइट टू इंटरनेट भी आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है। केरल हाईकोर्ट ने इस मौलिक अधिकार कहा था। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं, केरल हाईकोर्ट ने भी ऐसा कहा है क्या अनुच्छेद 21 में। यह अधिकार केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, क्योंकि इंटरनेट क्या शहरी क्षेत्रों में ही सिर्फ आता है। ऐसे भी अजीबोगरीब क्वेश्चन आपके सम्मुख उपस्थित हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, एक सही, दो सही, तीन नहीं सही। यह अधिकार केवल शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, बल्कि सभी के साथ है। राइट टू इंटरनेट भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है, और ये बात केरल हाईकोर्ट ने कहा है, न कि सर्वोच्च न्यायालय ने। आर्टिकल 85, आर्टिकल नहीं, प्रश्न संख्या 85 समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह बुनियादी संरचना को नहीं बदल सकती। केशवानंद भारती केस इस सिद्धांत से संबंधित है। तो संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यस, वरना संपत्ति का अधिकार यहाँ से कैसे हटाया जाता। क्या बुनियादी संरचना को नहीं बदल सकती। मैंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप पढ़ के आइए। ठीक है, केशवानंद भारती में बहुत चीजें ऐसी थी, मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधी केस, और भी केस हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह सब आपको पता होना चाहिए। 86 पे चलते हैं, समय शुरू होता है अब। आपके मौलिक अधिकार खत्म हो गए, आपके डीपीएसपी शुरू हो गए। डीपीएसपी केवल केंद्र सरकार पर लागू होते हैं, राज्य सरकारें भी डीपीएसपी लागू करने की जिम्मेदारी होती है। ये संविधान द्वारा राज्य को निर्देश है। एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा भी गया था कि यह आवश्यक है केंद्र सरकारों के द्वारा डीपीएसपी लागू करना या नहीं। आवश्यक तो है, लेकिन वह नहीं है कि जरूर ही वाला आवश्यक, मतलब आप फॉलो कर सकते हैं इसको, लेकिन आवश्यक नहीं है कि मतलब इसको देखना ही है। मौलिक अधिकार आवश्यक है, तो इसका आंसर बी सही होगा। ये गलत है, केवल केंद्र सरकार पर लागू नहीं होता है, सभी सरकारों पर लागू होता है। आप कोई भी चीज लाएं तो डीपीएसपी का ध्यान रखें। हाँ, अनिवार्य नहीं है, लेकिन आवश्यक जैसा कह सकते हैं कि हाँ आप लाइए तो डीपीएसपी का ध्यान रखिए, लेकिन अनिवार्य नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ये स्कीम लाई तो डीपीएसपी को नजरअंदाज कर दिया, और डीपीएसपी को नजरअंदाज कर सकते हैं। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, लेकिन डीपीएसपी प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, मौलिक अधिकार के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। 87 अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, या न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 39A कब किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी आप बताइएगा। तो इसका आंसर होगा सभी सही है 39A, और इसमें ये बातें भी लिखी गई हैं, लेकिन आप बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया था। प्रश्न 88 समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीपीएसपी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। संसद डीपीएसपी को बदल सकती है। तो हाँ दोस्तों, संविधान 1 और 3 सही है, हटाया नहीं जा सकता ये गलत है। डीपीएसपी को बदल सकती है, अगर बदलती नहीं तो 39A कहाँ से आता। अगर बदलती नहीं तो इसमें और भी जो प्रावधान किए गए हैं 43A है, वह कहाँ से आता। बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अधिकतर चीजें जो आएंगी वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सब कुछ संसद संविधान में कर सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाना नहीं है। और बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है कि यह समय समय पर संविधान को परिभाषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय बताता रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 89 89 समय शुरू होता है अब।
डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाती है। संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई है। संसद इस विषय में कानून बना सकती है। आसान क्वेश्चन है, सभी कथन सही हैं। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के टकराव में मौलिक अधिकारों को वरीयता दी जाएगी। मौलिक अधिकार सबसे पहले हैं। डीपीएस संविधान संशोधन द्वारा कुछ डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई है। आप बताइएगा ये कौन से डीपीएसपी हैं? क्या 39 है? संसद इस विषय में कानून बना सकती है। यस, अवश्य बना सकती है। कथन 2 को ध्यान से देखिए, पढ़िए और नहीं समझ में आया तो फिर बैक करके जाइए, पढ़ के आइए। कथन 2 बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन उससे बहुत बार बन चुके हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 43 छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। इसमें कुटीर उद्योगों को राज्य द्वारा प्रोत्साहित करने का निर्देश है। अनुच्छेद 43 बी सहकारिता से संबंधित है। जब हम चले थे तो 50 क्वेश्चन करने थे, धीरे धीरे हम 40 क्वेश्चन कर लिए, अब 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ा लगता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत दूर जाना है। धीरे धीरे लगता है बस पहुंच ही गए, और एक समय ऐसा आता है जब हम पहुंच जाते हैं। शुरुआत में बड़ी लगती हैं चीज़ें, लेकिन जब हम तैयार हो जाते हैं, कार्य करने लगते हैं, तो वही चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो किसी से डरना नहीं चाहिए। सभी कथन सही है। अनुच्छेद 43 बी कुटीर उद्योगों से संबंधित है। महात्मा गांधी जी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा कहते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीपीएसपी मूल संविधान में थे। इनमें समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं। डीपीएसपी को 42वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों बहुत कुछ इसमें किया गया था। चलिए, तो ये आसान क्वेश्चन है। 1 और 2 सही है, तीसरा आप जानते हैं गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई हटा नहीं दिया गया था 42वें में। 92 समय शुरू होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्धारण का आधार होते हैं। इनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। इनसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 और 3। 1 और 3 यानी ए वाला ऑप्शन सही है। 1 सही है, 3 सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि यहाँ लिखा है इनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, तो संविधान में क्यों है? संविधान में इसीलिए क्योंकि संवैधानिक महत्व है उसका। ठीक है, 93 पे चलते हैं। समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईपीएसपी सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं। इनमें न्यायपालिका को निर्देश दिए जाते हैं। ये एक नैतिक दायित्व है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सही विकल्प का चुनाव करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर 1 और 3 सही होगा। दूसरा गलत है, क्योंकि इनमें न्यायपालिका को निर्देश नहीं दिए गए हैं, संसद को निर्देश दिए जाते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए। टीपीएसपी में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात होती है, और कहा जाता है मूल अधिकार में राजनीतिक अधिकारों की बात होती है। नैतिक दायित्व है, संवैधानिक बाध्यता कोई नहीं है। सरकार को ऐसा करना चाहिए, अनिवार्यता नहीं कहा गया है कि मानना ही पड़ेगा। ठीक है, 94 समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद अनुच्छेद 31C के तहत कुछ डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे सकती है। क्या बात 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कही गई थी? उच्चतम न्यायालय ने इसे पूरी तरह से वैध माना। अभी ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पर आधारित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर कर लेने चाहिए। ठीक है, इसका 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? पूरी तरह से वैध माना, पूरी तरह से। तो पूरी तरह ना, ये समस्या उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फंस सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ के रहिए। मौलिक कर्तव्य पे आते हैं। समय शुरू होता है अब।
मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए बाध्यकारी हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है क्या? नागरिकों के लिए बाध्यकारी हैं। जहां जहां गलती हो सकती है मैंने वहां वहां सर्किल क्या रखे हैं, ये आपके भी आदत में आ जाना चाहिए। मैं देखो पढ़ के तुरंत मेरे आदत में हैबिचुअल हूँ मैं, आपके भी आदत में होना चाहिए, ना कि बार बार दिमाग लगाओ। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है क्योंकि बाध्यकारी नहीं है। अगर बाध्यकारी होते तो बहुत कुछ होता, संभले नहीं संभलता सरकार के द्वारा, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य में जो बातें हैं वह बाध्य हो जाएं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ पे 42वें की जगह 44वें कर सकता है, सतर्क रहें। 96 पे चलते हैं, समय शुरू होता है अब। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का निर्देश देते हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। तो ये भी आसान है, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है क्योंकि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई बाध्यकारी नहीं है। हाँ, आपको मानना चाहिए, आपके कर्तव्य हैं, बस इतना कहा गया है। ठीक है, 97 पे चलते हैं, समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य में विधि का सम्मान करना शामिल है। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह लागू होते हैं। तो अगर देखें तो इसका 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकार की तरह लागू नहीं होते। अगर वैसे लागू होते तो ये बाध्यकारी होते, वैसे लागू होते तो ये प्रवर्तनीय होते, सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करने पर अदालत जरूर दंड दे सकती है। मौलिक कर्तव्य देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाने का तरीका है। अगर आपको लग रहा हो तेज है, पॉज करिए, पढ़िए, आंसर दीजिए, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, बी वाला आंसर सही है। 1 और 3 दंड कोई नहीं दे सकता। अदालत हो, संसद हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, कोई इसमें दंड नहीं दे सकता है। 99 पे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। आप कमेंट में बताइएगा व्यक्ति में कितने सही हुए। 37 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 99 नंबर क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य में देश की स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना शामिल है। मौलिक कर्तव्य सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको ट्रैप में फंसाया जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कहाँ पर फंसाया जा रहा है। इसका आंसर होगा 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 51 नहीं है भाई साहब, 51A है, 51A है, 51 नहीं है। आप 51 पढ़ के छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बताइएगा 99 नंबर कितने लोगों का गलत हुआ। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन बता के जरूर जाइएगा 50 में कितने सही हुए। मौलिक कर्तव्य में देश की रक्षा करना शामिल है। मौलिक कर्तव्य का पालन केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा है लेकिन कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, सी में है। 1 और 3 केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी देश के वासियों पर, भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। बाध्यकारी नहीं है, यस बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन। आप कमेंट में बताकर जाइएगा। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, आपने कर ही दिया होगा। विजिट करिए चैनल पर, अपने सुझाव अवश्य बताकर जाइए जिससे उसको सुधार किया जा सके। जय हिंद, जय